फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी लोग ये याद करें कि बायोट सावर्ट लॉ क्या था। बायोट सावर्ट लॉ तुम क्या निकालते हो पहले ये बता दो बस। किसी भी पॉइंट पर किसी वायर से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय प्रभाव की ताकत, कि किसी तार में करंट जाएगा तार क्या बन जाएगा, मैग्नेट। अगर तार मैग्नेट बनेगा तो उसकी वजह से कितनी डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हालांकि वो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करता था वो तुम्हें याद आना चाहिए। डीएल यानी कि लेंथ पर, आई यानी करंट पे, आर स्क्वायर डिस्टेंस पे, साइन थीटा पर। और इन सभी को मिलाएंगे तुम्हारे पास में ये बनता है। ठीक है, इस कहानी को मैं थोड़ा सा और ध्यान सेट करना वो ध्यान से वापस सुनिए, है ना। बायोट सावर्ट लॉ इसे लिखता हूँ। देखो तुमने जो कल तक अब तक लिखा है वो सब एक छोटी मोटी बातें नहीं, उसमें थोड़ा सा एडवांस ऐड करो। जैसे कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू में 10 की पावर -7, ये जो है ये नहीं है, बस इसके पीछे यूनिट लगती है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। मतलब पद लगाएंगे तो एम्पियर स्क्वायर, मतलब इसको तो वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में एम्पियर स्क्वायर बनना तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऊपर लिखोगे तो ये -2। एक छोटी सी बात थी इसमें, म्यू नॉट क्या चीज है, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती थी, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, तुम्हें नाम ध्यान होना चाहिए। म्यू नॉट किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जरा एक बार जरा तरीके से बताएंगे, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लगभग। कितनी रेट होती है, 2999 करके होती है, लेकिन 3 लाख है, सही है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, तुम्हें ये बात गौर करनी चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं, परमिटिविटी। म्यू नॉट किसे कहते हैं, परमिएबिलिटी। और जब तुम इनका मल्टीप्लाई करके इनको रूट में लेके 1 कर दोगे तो तुम्हारे पास में सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट निकल के आ जाता है। स्पीड ऑफ लाइट, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे तो लाइट की स्पीड निकल के आ जाती है, एकदम एक्यूरेट निकल के आती है। अजीब बात है, ठीक है, मतलब अजीब भी कुछ कहानी रही होगी। तो इन 2-3 बातों को और एड ऑन करो। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू के साथ यूनिट क्या लगती है, उसके साथ साथ में म्यू नॉट को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। और एक काम की चीज की कोई तुमसे बेसिक सवाल ये पूछ सकता है, बेसिक सवाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। तो इन दोनों के रिलेशन को हमेशा रट के ध्यान रखेंगे बड़ी तरह से, क्योंकि आगे भी बहुत काम आने वाला है। रिलेशन ये कि 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इक्वल टू में सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करके और दिखाऊंगा, अब जाके तुम्हें थोड़ा सही लगेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कहने की बायोट सावर्ट लॉ तुम्हें क्या समझाता है, किसी भी एलिमेंटल लेंथ के द्वारा किसी भी वायर में करंट जाने पर कितनी दूरी पर कितने चुंबक का प्रभाव होगा, कितनी ताकत बनेगी, क्या चुंबक खींच सकता है या फिर नहीं खींच सकता। और अगर ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर निकाल दी जाए तो सभी को बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके सभी लोगों के मतलब पता होने चाहिए। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि तुम्हारा जो चैप्टर का अगला पॉइंट है उस पूरे पॉइंट में लगभग 4 डेरिवेशन है, 4 डेरिवेशन इसी से होती है, 4 इंपोर्टेंट है। ऐसे नहीं सर इनमें से कौन सी आवश्यकता वाली, सारी आवश्यक है, ठीक है। सब में अपने आप में बहुत अच्छी रिदम बनेगी और वो तुम्हें याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी लोग इसमें आई यानी करंट, डीएल लेंथ, साइन थीटा एंगल, आर इन डिस्टेंस और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट, इसको याद रखेंगे और कुछ नहीं। बायोट सावर्ट लॉ ऑलमोस्ट कहीं फिनिश हो जाता है इन छोटी मोटी बातों के साथ साथ सभी लोग इसको देखेंगे, ये वाली करनी। तो जावे तुम बहुत बढ़िया मैथ में उतर जाओगे। 1 सेकंड, 1/में अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, बताएं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10 की पावर माइनस के बाद है, 8.85 10 की पावर माइनस के बाद है। म्यू नॉट की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई तो थी, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के साथ। अगर सॉल्व करेंगे तो 1 में अंडर द रूट ऑफ 8.85 इंटू में 4 इंटू में पाई यानी 3.14 इंटू में ये और ये 10 की पावर माइनस के कितना 19। मैं तुम्हें बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, इसका ध्यान से मल्टीप्लाई देखना और ध्यान से मल्टीप्लाई समझना। अगर इसका मल्टीप्लाई करें 8.85 मल्टीप्लाई
4 मल्टीप्लाई 3.14, तो मल्टीप्लाई क्या निकल के आएगा इसका 111.156 कुछ इस तरह से। तो c इक्वल्स टू में 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 111 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब तुम एक छोटा सा काम और कर सकते हो, ये जो पॉइंट है इसको एक कदम इधर ले आओ। जैसे तुम पॉइंट एक कदम आगे लाओ कितना बन जाएगा इसमें +1, आगे आएगा तो +1, यानी कि c इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 11.1 और 10 की पावर माइनस के 18। 10 की पावर माइनस के 18 का अगर रूट करेंगे 10 की पावर माइनस के 9, अगर इसी का रूट करें नीचे नीचे तो c 1 अपॉन में अंडर रूट 11 ही रहने दिया 10 की पावर माइनस के 9। इसको ऊपर भेजने पर 1 अपॉन में अंडर रूट में 11 10 की पावर 9। तुम मुझे ये बात बताओ 11 का रूट कितना होता होगा, 9 का रूट कितना होता है? तो 11 का रूट 3 से कुछ ज्यादा आएगा, 3 पॉइंट को भी नंबर बोल दो तुक्का मार लो। तो अपने पास में मैंने बस सिंपल सी कहानी करी, ये लिखा हुआ 1 अपॉन में 3.3 10 की पावर 9। अब मैंने 1 को डिवाइड किया 3.3 से, तो आंसर क्या निकल के आया देखना 0.3 10 की पावर 9। पॉइंट को एक कदम पीछे ले जाओ, पॉइंट जैसे तुम एक कदम पीछे लेके जाओगे एक घट जाएगा, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। ये रिलेशन है परमिटिविटी और परमिटिविटी के बीच में। हालांकि तुम्हें ड्राइव नहीं करना, वो तो मैंने बता दिया, बस तुम्हें ये ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट करते हैं। ये बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। रिलेशन ड्राइव किसी को नहीं करना, इसमें से लिखना तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पन्ना में हटा दूंगा। बस बताया कि लाइट की स्पीड निकालने के लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, वो सब ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली अगर निकालोगे तो किसी एक्सपेरिमेंट की नीड नहीं पड़ती है, वो बस समझने वाली कहानी है। खैर बात ये कि बस सभी लोग इतना ध्यान रखें कि बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। क्योंकि आगे आने वाले समय में जो समस्या मेरे सामने खड़ी होगी वो इस चैप्टर में यही है कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा। चैप्टर के मैप का दूसरा पॉइंट देख लें ध्यान से। तो वैसा मान लो कि तुम अब शुरू कर रहे हो, चैप्टर के मैप का दूसरा पॉइंट देखें। क्या क्या लिखा है बताओ, पहला क्या लिखा है? फाइनाइट वायर, दूसरा लिखा है उसमें इनफाइनाइट वायर, तीसरा लिखा है सेमी इनफाइनाइट वायर, और चौथा लिखा है रिंग। इन सबको पढ़ने से पहले, इन चारों बातों को पढ़ने से पहले, रिंग में भी कुछ स्पेशल केस आएंगे, रिंग, इन सब में एक कॉमन बात जान लो। एक बात बहुत सिंपल सी है कि किसी भी तार में करंट जाने पे तार एक मैग्नेट बन जाता है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट ये। तो हमें इन चारों ही केस में 1 2 3 4 इन चारों केस में जो डिवाइस करना है ना, उस चीज का नाम है, मतलब जो फाइंड करना वो है बी। यानी कि मुझे इन चारों केस में निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मुझे इन चारों केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि किसी भी तार के द्वारा, कौन से तार के द्वारा कितना फील्ड होगा, इन चारों में ये ड्राइव करना है। जैसे कि मैं तुम्हें इस बात को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि तुमने पहले चैप्टर में अलग अलग जगहों पे क्या ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी सिंगल चार्ज के द्वारा किसी r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, k q अपॉन में r स्क्वायर। डाइपोल के द्वारा कितना होता है, एक्सियल पे 2kp अपॉन में x क्यूब, इक्वेटोरियल पे kp अपॉन में x क्यूब। अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव किया था। ठीक है, किसी इनफिनाइट वायर के द्वारा कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद में सिग्मा, बहुत सारे डेरिवेशन थे, सब में क्या ड्राइव किया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें क्या ड्राइव करना है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले किससे, पहले तो बेसिक पढ़ा बायोट-सावर्ट लॉ, उसकी सहायता से ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। पहले किससे ड्राइव करोगे, फाइनाइट से, फिर इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, रिंग, सेंटर रिंग, मतलब बहुत सारे डेरिवेशन है। उस सभी डेरिवेशन में तुम्हें क्या निकालना है, बी। ये ध्यान रखें सभी लोग, हम लोग बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और बी का फॉर्मूला मतलब बी निकालने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, जिसमें कि dl क्या चीज है, लेंथ, थीटा एंगल, i करंट, r क्या चीज है, डिस्टेंस। हमें ये ड्राइव करना है। और इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक खेल ये है कि इसकी पहली डेरिवेशन ही सॉलिड है, दूसरी तीसरी एक एक लाइन में खत्म हो जाएगी, और फिर चौथी सॉलिड है। और हम पहली करे बिना दूसरी पे और तीसरी पे जा नहीं सकते। तो ध्यान से एकदम सिस्टमैटिक लिखना होगा,
तो मैं साफ साफ बोलता हूं कि मैं ड्राइव करने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट वायर। बायरूट-सावर्ट लॉ की एक कमी क्या थी कि वो ओनली किस पर वैलिड है, एलिमेंटल लेंथ पे, छोटे छोटे टुकड़ों पर वैलिड है, बड़े बड़ों पर नहीं। अब बड़े पे ड्राइव करने जा रहे हैं बी, ये तुम्हारे पास में वायर है, इस वायर की लेंथ 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर तुम्हें जो मान सकते हो, पर इसकी लेंथ है तुम्हारे पास फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमसे बोल दूं कि रेल की पटरी है, उसकी वो लेंथ तुम्हें पता ही नहीं कहां तक जा रही है। एक वायर है जो तुम्हारे कमरे में, मान लो इस पोल से इस पोल तक, इस पोल में करंट जा रहा है, तो इस करंट के द्वारा किसी 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैं ये निकालना है। एक फाइनाइट वायर है। और हाँ, सबसे मेन बात तो यही है कि पहली ही डेरिवेशन सॉलिड है, तो मैं इसको ड्राइव करने में, रिवाइज करने में खूब समय लगेगा और समझने में तो विशेष समय लगेगा। मतलब हल्की बातों का सिलसिला है ही नहीं, इसलिए ध्यान से बात समझे। सबसे पहली बात, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है इस जगह पे, तो क्या पास करना पड़ेगा हमें इसमें से? करंट। हमने इसमें से करंट पास किया। और बायरूट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये कुछ छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े को नाम दे दो कुछ भी। छोटे इस टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, इस छोटा सा टुकड़ा इस कॉल्ड डी है। इसके द्वारा इस आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंगल थीटा बता तो सकते ही होगी वैसे। इस छोटे से टुकड़े के द्वारा आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस ये सवाल है। उस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले भी छोटी सी बात सुन लो। मैं तुमसे कहता हूं कि इस टुकड़े की यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से सीधी डिस्टेंस, सीधी मतलब सब सीधा इतना, मतलब ये तो टेढ़ाई वाली लंबाई है, टेढ़ाई है, सीधी जो लंबाई है, दिस इज कॉल्ड ए। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, और एक ही बात रिपीटेडली बोली जा रही है, फिर सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, तो तुम्हारी कल्पना में भी है नहीं, तुम्हें लग रहा होगा कि कितना ही कठिन होगा। अभी जब तुम देखोगे तब समझ में आएगा कि लोगों के सामने आने वाले चैलेंजेस यही होंगे। खैर, तुम लोग कुछ कुछ चीजों के तुक्के मारने स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि पहला, ये वाला एंगल कितना है? 90। मैं तुमसे कहता हूँ मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना मान सकते हो? थीटा। थीटा बन लिया, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा ये बता दो। 90 माइनस थीटा। अब मैंने कैसे निकाला बताता हूँ मैं तुम्हें। मुझे पता है किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगलों का सम 180 होता है, तो ये वाला 90। ज्यादा टाइम इस बात में लगता है कि दो चीजें तुम्हें सीधे आनी चाहिए, उन्हें समझाना पड़ता है बस, तो तुम्हें उसका लोड नहीं लेना। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल एक्स, तीन एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180। 90 प्लस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180। अगर तुम इसको ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल टू है 180 माइनस के 90 माइनस के थीटा, और x के निकल के आएगी 90 माइनस की थीटा। मैंने तुमसे एक बात तो कह दी कि कठिन है, कि दूसरी बात और सुन लो। तुम में से किसी को ये लोड नहीं लेना कि तुम्हारी ये कहानी एक बार में आर पार क्यों नहीं जाती है, तुम्हें बहुत समय तक इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, कोई तुम कंप्यूटर लेके पैदा नहीं हो अपने दिमाग के अंदर, चीजें समझ में आती है। माना गया कि कठिन है, पर लोग समझते हैं, सब सीख जाते हैं। पहली बात में शायद कम सीखते होंगे, तो अपने पास में वाला एंगल निकल के आए 90 माइनस की थीटा। अब दूसरी बात ध्यान से सुने सभी लोग, इस छोटे से टुकड़े के द्वारा इस वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, छोटे के द्वारा छोटा बनेगा डीबी। लेकिन तुम्हें किसके द्वारा निकालना है? पूरे टुकड़े के द्वारा, पूरी एलिमेंटल लेंथ के द्वारा, पूरी इस लंबाई के द्वारा। अगर छोटे की लंबाई एल है तो पूरी लंबाई कितनी है? छोटी वाला डीएल है, तो पूरी लंबाई कितनी है? एल। लेकिन पूरी लंबाई एल से ही नापी जाती है। हम जो लंबाई नापते हैं वो एंगल में नापते हैं, तो सबसे पहले आदमी दिमाग ये घूम जाता है कि लंबाई एंगल में कैसे नप जाती है। मतलब बहुत सिंपल है एंगल में नापना। जैसे कि एंगल नापने का तरीका ये है कि अगर मुझे वह लंबाई नापनी हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो एंगल में कैसे नपेगा? साहब इस वायर को देखने के लिए मैंने अपनी नजरों को 60 डिग्री तो ऊपर तक उठाया, उसको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और नीचे तक मैंने इसको 45 डिग्री उठाया,
तो इस वायर की जो लंबाई है वो कितनी है, लगभग 105 डिग्री के एंगल में लग जाती है पूरी, जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी से नापना है। लंबाई को एंगल में नाप सकते हैं। कुल मिला की बात यह है, तो तुम आज पहली बार देख रहे हो, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब इस आदमी ने इस वायर को दो जगह से देखना स्टार्ट किया। यहां से जब ये ऊपर की ओर देखेगा तो इसको सभी लोग एंगल बोलेंगे φ1, और जब ये नीचे देखेगा नीचे तक तो इसको क्या बोला जाएगा, φ2। φ1 φ2 की जगह θ1 θ2 कह सकते हो। मैं थीटा जानबूझ के लिखा नहीं कि थीटा का इस्तेमाल पहले कर दिया। तो इस पूरे खेल का सबसे तगड़ा पॉइंट जो मैं दोबारा से इसके सामने आके रखूंगा, ध्यान से देखना। हमारे पास में ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो डिस्टेंस है वो r है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो a है, ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, और ये वाला जो टुकड़ा है इस टुकड़े का नाम dl है। और इस टुकड़े के द्वारा r डिस्टेंस पर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना फील्ड है, dv है। और हमें बस इसको पूरा निकालना है, φ1 से φ2 तक कितना होगा कुल, ये फाइंड करना है। तो स्टार्ट करने से पहले काम की चीज है, तुम्हें ये तो साफ साफ पता होना चाहिए कि सब dv का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई idl sin थीटा अपॉन में डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r, तो r का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। और मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हें ये पता हो कि हम क्या फाइंड करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं सभी बीच में याद दिलाना पड़ता है। b निकालना है सभी को b। तुम बस ये बता दो कि इस टुकड़े के साथ में, जैसे अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए, बैठ लो, टुकड़े के साथ में डिस्टेंस के साथ में, टुकड़ा और डिस्टेंस के बीच में कितना एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। यहाँ पे टुकड़ा और डिस्टेंस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो पहले तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, dv इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई idl sin टुकड़ा और डिस्टेंस के बीच का एंगल 90 माइनस के थीटा और अपॉन में r स्क्वायर। सभी को छोटी सी बेसिक मैथ आनी चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई idl cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो पहले तो डायग्राम से लेके यहाँ तक का लिखें साफ सफाई से एकदम, उसके बाद की कहानी कंटिन्यूस रहेगी लगातार। ये चार टॉपिक एक दिन में होना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बाद समझना बड़ा चैलेंज है, और उसका एक ही तरीका है रिवीजन, जितना कर सकते हो उतना कम। हम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ली है a, यहां से निकालना है, यहां से दूरी कितनी है r। ये कहानी होने के बाद में जब एग्जांपल में वो बता दी जाती है तब काफी अच्छी समझ में आती है कि ठीक था, मतलब स्टार्टिंग डेज में तो कठिन लगेगा ही ऑब्वियसली, तो जैसे इसके सवाल उतरेंगे, सवाल तुम्हें इतना महसूस करा देंगे ठीक थी चीजें, इतनी खराब नहीं गई थी वाकई में। ये वाला एंगल थीटा है। सभी को डेरिवेटिव याद है क्या, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, cos थीटा का डेरिवेटिव बता दो, tan थीटा का दोनों लोग का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे अब, और फिर इंटीग्रेशन का पेज तो इसकी खत्म हो गई अब तक। वो देखा नहीं मुझे, कहाँ से, लक्की ने देखा नहीं मुझे, तुमने देखा नहीं तो कैसे कह सकती मैं गया नहीं। लंबाई को किस में नाप सकते हैं, एंगल में, ऊपर φ1 नीचे φ2। वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, जिस टुकड़े से निकाल रहे हैं उसका टुकड़े का नाम dl, टुकड़े की और दूरी के बीच का एंगल
90 माइनस थीटा, उसको बस बायोट सावर्ट लॉ में पुट किया। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर 1 हमेशा हमेशा, क्योंकि वो तुम्हारे चैप्टर के फील्ड को जिंदा करेगा। बाकी बीच में इसका टॉपिक छूटेगा तो वो आ जाता है, वो हो जाती है चीजें, वाकई में हो जाती है। ये हमारा मेन फील्ड है ना, और ये हमारा साइड फील्ड है। देखो साइड साइड फील्ड का पहला आदमी, तो मुझे बता सकते हो कॉस थीटा कैसे निकलता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसमें इतना टाइम क्यों लगाते हो? टेन थीटा कैसे निकलता है? बी अपॉन में बी। सभी लोग ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे, सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुझे इस वाले ट्रायंगल से ज्यादा बताओ सभी लोग, cos थीटा इक्वल टू में बेस कितना है? थीटा के सामने ये 90 है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये वाला बेस है और ये वाला हाइपोटेनस है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस अर्थात a बटे में r। तुम्हें भी नहीं पता कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ, तुम भी चिंता मत करो उस चीज की, जितना समझ में आप जो लिखो, फिर जब इकट्ठा खत्म हो जाता है ना तब असेंबल क्या करो कि अच्छा इसका ये काम था, इसका ये काम था, ये यहाँ पे जाएगा, वो सब बाद की प्रोसेसेस हैं। खैर दोबारा से, और पहला ही स्टेप बोला ना, पहला खतरनाक है, बाकी नहीं। पहले को बी क्यों लिख दिया फिर मैंने, ये आएगा नहीं। अच्छा टेन थीटा, जरा ध्यान से टेन थीटा निकलवाएंगे। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है सामने? ये कौन है? ये डीएल है, तो ये एल है लंबाई, निकालें। टी कौन है? अपोन में बेस कौन है? ए। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो, इसका डेरिवेटिव करना है टेन थीटा का। इस पूरे फील्ड में एक चीज समझ लेना कि ये वाला जो पॉइंट है, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है? ए। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, ये लंबाई कांस्टेंट नहीं है, मतलब बढ़ जाएगी कुल मिला के एंगल बढ़ाने पर, कोई ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। छोड़ो, सभी लोग यहाँ से आर की वैल्यू बताओगे, वो जो आर की वैल्यू ऊपर नीचे, आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये अपॉन में cos थीटा। ठीक, बहुत सही बहुत सही। और दूसरा सभी लोग यहाँ पे डेरिवेट कर लेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करवा दो, बस बात खत्म। टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, एल का डेरिवेटिव डीएल, लेकिन ए का डेरिवेटिव नहीं होगा, ए कांस्टेंट है। cos थीटा तो समझ में आया, ट्रायंगल से tan भी से निकाला। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और l का डेरिवेटिव dl। डेरिवेटिव तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, इन लोगों को आते हैं तो वो रखना पड़ता है, मतलब ये जेन्युइन समस्या है, तुम्हारे साथ नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है ये याद करना पड़ेगा कि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा, और l का डेरिवेटिव dl, और a का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि a कांस्टेंट है। अब सभी लोग ये सारी वैल्यूज आप पुट करें, बस बात खत्म। तो उसके आगे एक अच्छा नहीं करवाऊंगा तुम्हें, डेरिवेशन फिनिश हो जाएगी, लेंथी जाएगी अभी भी कैलकुलेशन में, लेकिन फिनिश हो जाएगी। देखो dv इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i इनटू में, अपॉन में क्या चल रहा है? r स्क्वायर इनटू में cos थीटा की जगह वैल्यू बताओ। cos में वैल्यू डालनी, cos तो cos ही रहेगा, तुम डाल सकते हो, a अपॉन r डाल सकते हो, या फिर r की जगह a अपॉन cos डाल दो, कुछ भी चलेगा, सब ठीक है। तो बाद में डालनी cos थीटा cos का रहने दिया फिलहाल। मुझे dl की वैल्यू बताओ। देखो i लिखा मैंने, cos लिखा मैंने, r लिखा, मुझे dl की वैल्यू डालनी है इसके अंदर। ये तो इस दो a को, तो dl की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? a मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर थीटा इनटू में d थीटा, ये dl की वैल्यू। तो सभी को एक अनुमान होगा कि अगर cos को पलटते हैं तो
सेक बनता है और एक सेक से एक सेक कट जाएगा, लेकिन काटने से पहले सभी लोग एक आर की वैल्यू और डलवा दो। आर की वैल्यू क्या निकल के आई है, डी अपॉन में cos थीटा। यहाँ पे तुम्हें डालना है आर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर, उसे भी लिख रहा हूं मैं, dv इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर को अपॉन में मत रहने दो, उसको ऊपर लेके आओ cos स्क्वायर, मल्टीप्लाई में cos थीटा, मल्टीप्लाई में ए और मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अपनी बुद्धि को समझाते हुए सारी वैल्यूज को कॉपी में लिखें और फिर उतारेंगे ना, ध्यान रखते हुए। मैंने दो वैल्यूज का खेल किया, मैंने यहाँ से जो r निकाला उस r को r की जगह पे रखा a अपॉन cos थीटा, और जो tan का डेरिवेटिव था उसको dl से रिप्लेस कर दिया, dl की जगह पे रखते हैं। कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है, इसमें बहुत सारे लोग कट जाएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिकों को सामने रिप्रेजेंट करना और संभाल के रखना कि भाई ऐसे ही जाता है, परेशान मत हो। चैलेंज है, लिटरली चैलेंज है, और फिर रिवाइज करना। तो मैं ना बस एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि यार अभी तो याद है, तुम्हें क्यों नहीं हो सकते, बस ये सोचो। तो अपन लोगों को चीजें याद है, तुम्हें क्यों नहीं हो सकती हैं? ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमंस, वी हैव द सेम कैपेसिटी, तो किया जा सकता है, बस शायद अभ्यास की कमी है, बस वो सारी बात है। अब ध्यान से देखना इसी के अंदर हाँ ये वाला dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए स्क्वायर की ए, एक ए से एक कट जाएगा, क्या बचेगा ए, मल्टीप्लाई में तुम्हें समझ में आता है cos स्क्वायर से sec स्क्वायर कट जाएगा नहीं, मतलब मैं बिना पलटे बता रहा हूं, मैं क्यों एक लाइन बढ़ाता हूं, मुझे पता है ना cos का उल्टा sec स्क्वायर, sec से काटी थी किसी सीधी लाइन, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर sec स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा डॉट डी थीटा। और अब मैंने दोनों तरफ किया इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेशन किया और उधर भी इंटीग्रेशन किया। देखो cos थीटा के साथ में डी थीटा लगा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब तो क्या चीज है, कांस्टेंट है। dv का इंटीग्रेशन बताएंगे कोई मुझे, dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन b, dp का इंटीग्रेशन p, तो जो dv का इंटीग्रेशन बन जाएगा b, मुझे तो b निकालना है, इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू में i अपॉन में cos थीटा का इंटीग्रेशन बता दो, sin थीटा, cos थीटा का sin थीटा और sin थीटा का माइनस cos थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से का करना है वो सुनो। तुम एंगल कहां से, ये थीटा यानी कि एंगल होता है, तुम एंगल कहां से का नाप रहे हो, नीचे से, मतलब φ2 से ऊपर कहां तक, φ1 तक, तो नीचे के जो एंगल है उसको दुनिया माइनस के φ2 बोलेगी और जो ऊपर का एंगल है उसको दुनिया प्लस के φ1 बोलेगी। तुम्हें इंटीग्रेशन लिमिट पुट करनी आती होगी शायद, पहले क्या डालेंगे ऊपर की लिमिट, फिर घटाएंगे और फिर क्या डालेंगे लोअर लिमिट। तो अगर वैल्यूज को पुट किया जाए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i बाई a, उसके बाद में sin φ1 मैंने घटाया और फिर साइन में क्या डालेंगे माइनस के φ2। साइन एक ऐसा आदमी जो माइनस को बाहर निकाल देता है, और इसीलिए अपने पास में b का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i बाई a sin φ1 प्लस sin φ2। ये आंसर आ गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का आंसर फाइंड करते हैं। ये है फाइनाइट वायर का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i बाई a sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 sin φ1 प्लस sin φ2, कैसे भी करते हो। पर डेरिवेशन में दम शायद है, बिल्कुल है, ये हल्का खेल लेंगे, लेकिन इसको दोबारा से अंडरस्टैंडिंग वाली भाषा में समझना, तो जैसे दिखता नहीं होगा वो वाले कोने, मैं कल बैठा था, मैं कॉल कर रहा था इस चीज पे,
ये चेक कर रहा था हम लोग, वहां से रिफ्लेक्शन पड़ता उस लाइट का इस जगह पे, उधर बैठा था इसलिए। तो तुम्हें दोबारा से बात बोलता हूँ वापस से, मैं तुम्हें इतने समय से क्यों कह रहा हूँ कि इंटेंशन रिवाइज करो, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ फिर रिवाइज करो, आगे और काम आने वाला है, बेहतरीन काम आने वाला है, लिटरली मैथमेटिकल इंटीग्रेशन ही होगा वो, ठीक है। उसके रिवीजन हल्के फुल्के रखे, मतलब ज्यादा डीप पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला याद कर लो, सभी लोग याद कर लो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ऐसा कुछ भी जो ऐसा भी उसे इंटीग्रेट याद कर रहे हो, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल समझे सभी लोग, क्योंकि जब तक इसको समझाया नहीं जाएगा ना कि क्या चीजें, तुम कितना भी कर देना कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन डायग्राम की कुछ छोटे मोटे खुद से देख लो, बिना उसके नंबर नहीं आने। जब भी ये फाइनाइट वायर तक किया है, पहला काम डायग्राम, दूसरा काम इवन डेरिवेशन और मेन फॉर्मूले तक, और तीसरा काम साइड लाइन में तुम्हें ये रखना होगा ध्यान कि हमने किस किस एलिमेंट का इस्तेमाल किया, कहां से सेक निकाला, कहां से कॉस निकाला, कहां से टाइम निकाला, और सब कुछ असेंबल करने के बाद में तुम्हारे फाइनल फॉर्मूले की शक्ल यूनिट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 होनी चाहिए। अब इस बात को समझ और लो कि आखिर है क्या, वरना उसके सिवा तो तुम मतलब कोई फायदा ही नहीं है। ध्यान से देखना, मैं इसको हटाऊंगा, 1 मिनट रुक जाता हूं बस। ठीक रिंग ऐसा है, रिंग इससे कॉम्प्लेक्स है, एक मीटर की डिस्टेंस लगभग इतनी होती होगी, इसका कुछ काम होगा भी, ध्यान से देखना। एक बहुत बारीक सा एग्जांपल है, मेरे पास में एक वायर है जिसके अंदर करंट ज्यादा 10 एम्पियर, जो कि एक अच्छी खासी मात्रा में जाए पहुंचने वाला करंट है, आदमी की मौत हो जाती है 0.12 एम्पियर पे, तो 10 एम्पियर तो अपने आप में बहुत बड़ा करंट हो गया। अब यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इससे तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना प्रोड्यूस होगा इस वायर से इस जगह पर। मैं तुम्हें एक बात गिवन देता हूँ कि साहब ऊपर जो एंगल क्रिएट हुआ दैट इज 60 डिग्री का, और नीचे जो एंगल क्रिएट हुआ दैट इज 45 डिग्री का, तो भी बताओ। तो पहली बार जब ऊपर के नीचे के दोनों के एंगल गिवन है तो वो कौन सी लेंथ है, वो फाइनाइट वायर मानी जाती है। और इसका निकालने का तरीका P इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाई A sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 लगेगा, sin थीटा 1 sin थीटा 2। तो मुझे सारी वैल्यूज पुट करवाओ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7, करंट कितना दिया तुम्हें 10 एम्पियर, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर 1 मीटर, उसके बाद में साइन कितने कितने एंगल है, एक तो एंगल है 60 का, दूसरा एंगल कितने का 45 का, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 45 की 1/में √2, और ये आंसर निकल के आएगा। आंसर थोड़ा अजीब है देखने में, थोड़ा क्या काफी ज्यादा अजीब है। 10 की पावर 1 को जब -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 6 रह जाएगा, और उसके साथ साथ साइन 60 यानी कि √3/2 और साइन 45 यानी कि 1/में √2, और इसके पीछे क्या लगेगा, बी ने काट रही होना, इसीलिए टेस्ला। ये अजीब गरीब लेकिन सही आंसर। ऐसे ही आएंगे बी के आंसर जब इनफिनिट वायर फाइनाइट वायर से निकालोगे तब। तो पहला तो फिर ये है कि तुम्हें इस फॉर्मूले से समझ में आएगी निकालते क्या है, कि किसी भी वायर में जिसमें करंट जाता है उससे 10, 50, 100 मीटर की डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके लिए तुम्हें बार बार इंटीग्रेट करने की नीड नहीं है, उसके लिए बस तुम्हें याद होना चाहिए और बस वैल्यूज को पुट करो उसके अंदर, ये वाली समझो, उस समझदारी सीखो कि डेरिवेशन आना दूसरी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है कि हम कर क्यों रहे हैं। तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किसी वायर से किसी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्केल है। तुम असली फिजिक्स को महसूस करते चले जाओगे समय के साथ। हालांकि यही चैप्टर कठिन है, हमारे 1, 2, 3, 4 ही कठिन थे, उसके बाद 5, 6, 7, 8 बहुत सिंपल है, 9, 10 थोड़ा सा डिप करेगा, 11, 12, 13, 14 बहुत सिंपल है, मतलब मजे दे देते हैं चैप्टर, आनंद आते हैं, ये कहाँ थी फिजिक्स। हालांकि फिर इसको डिवाइड भी किया गया इसी पीरियड पे, वो मॉडर्न फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स चल रही है, ये क्लासिकल ही है वाकई में अपने आप में क्लासेस के अंदर। खैर सभी लोग अब जरा दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है इसी में, सेकंड पॉइंट के सेकंड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर एंड इसकी लेंथ फिक्स हो, इनफाइनाइट वायर पे आ जाते हैं। उसके बाद में तीसरा लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, इन दोनों के द्वारा निकालना है। सभी लोग जरा बताएंगे इनफाइनाइट वायर किसे कहती दुनिया? उसकी लेंथ फिक्स नहीं है, जो ऊपर कहां तक जा रही है नीचे कहां तक जा रही है पता ही नहीं है। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई पटरी क्या है खड़ा कर दे, तो पटरी की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरी नजरें जाई जा रही है तो खत्म नहीं हो रही है। जो चीजें मेरी नजरें नाप नहीं पा रही है एंड तक, वो कैसी है? इनफाइनाइट। मतलब मैं देखता जा रहा हूँ पटरी को, पटरी खत्म ही नहीं हो रही है, मेरी नजर खत्म हो गई, क्या उससे आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो पटरी इनफाइनाइट कंसीडर करी जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब अपने दिमाग में वो मत ला अनंतता, मतलब कुछ तो एंड ही नहीं होता। अरे जहाँ पे तुम्हारी रेंज फिनिश हो गई वो इनफाइनाइट है, जहाँ पे तुम्हारी रेंज खत्म हो जाती है उस चीज को इनफाइनाइट कहते हैं। भाई किसी बैक्टीरिया के लिए ये कमरा इनफाइनाइट अनंत है, यूनिवर्स है, जीवन में पार नहीं कर पाएगा वो इस कमरे को, तुम्हारे लिए नहीं है इनफाइनाइट। तुम्हारे लिए रेल की पटरी जब तुम एक जगह खड़े होकर देखते हो तो एक सीमा तक देख सकते हो, उसके बाद में वो सीमा खत्म हो जाती है, यानी दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक वैसे करके हमारे पास में ये कोई वायर है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ये वायर ये ऊपर जा रही है इंफिनिटी तक और नीचे भी जा रही है इंफिनिटी तक, हमारा हिसाब किताब स्केल नहीं है, कहां तक जा रही पता नहीं। इसमें करंट है, और अगर इसमें करंट है तो सीधी बात है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी डिस्टेंस ए पर पक्का। तो बताओ कितना बनेगा, ये निकालना है दोबारा से। सबसे पहली चीज तो ये सभी लोग फॉर्मूला लिखो, पिछला वाला पी निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए, उसके बाद में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 क्या चीज है? ऊपर का एंगल, और 2 कौन सा एंगल है? नीचे वाला एंगल। तो ध्यान से एक बात सोचना, जब तुम अपनी नजरों को एक बात पूछोगे तो वो तुम्हें जवाब देंगे कि भाई तू यहाँ देख रही है तो एंगल जितना भी होगा ऊपर देखने से एंगल बढ़ जाएगा ना। जब तुम अपनी नजरों को ऊपर देखो एंगल बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये इनफाइनाइट है तो लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो मैक्सिमम कितना पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट वायर है, मतलब तुम किसी बिल्डिंग के बहुत पास जा खड़े हो तो तुम बिल्डिंग को कैसे देखोगे? ऐसे करके, और एंगल कितना पहुंचा? सीधे 90। ऐसे नीचे बताओ, जब तुम बिल्डिंग को दूर से देखो तो ठीक है, ऐसे एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और जब बिल्कुल बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट को देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी गर्दन बिल्कुल नीचे झुक जाएगी। कितना एंगल बन जाएगा? दोबारा 90। अगर इनफाइनाइट वायर है तो पूरा ऊपर तक देखने के तुम्हारी गर्दन कितना ऊपर जाएगी? 90 डिग्री, और नीचे वाले पॉइंट को देखने के लिए गर्दन कितना नीचे जाएगी? 90 डिग्री। सबसे बढ़िया एग्जांपल बस यही है कि तुम किसी भी दीवार के पास जाओ और तुम्हें दीवार का टॉप वाला पॉइंट देखना है, जैसे अभी देखना है तो अभी तो एंगल थोड़ा सा कम है, और जैसे ही मैं दीवार के पास जाके देखने की कोशिश करूंगा दीवार के टॉप को, मेरा एंगल बिल्कुल सीधे ऊपर जाएगा 90 डिग्री। तो बात ये कि अगर अपने पास में इनफाइनाइट वायर है तो टॉप वाले को देखने के लिए एंगल कितना लगेगा? 90, और नीचे वाले को देखने के लिए एंगल कितना लगेगा? 90। और जब दोनों जगह पे 90 पुट करोगे तुम्हारा फॉर्मूला तैयार है। तुमको देख क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए, यहाँ पर भी sin 90 और यहाँ पर भी sin 90, sin 90 sin 90 1 1 1 प्लस 1 2, यानी कि इस बार जो बी का फॉर्मूला क्रिएट होता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 आई बाई ए। ये किसके लिए बनेगा? इनफाइनाइट वायर के लिए। क्योंकि ध्यान रखिए, मतलब गेम समझो ध्यान से कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो टॉप पॉइंट को देखने के लिए गर्दन 90 डिग्री ऊपर जाएगी, और बॉटम पॉइंट को देखने के लिए गर्दन 90 डिग्री नीचे जाएगी। हमने पिछले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया इसके अंदर, इसीलिए पिछला मेन था, पिछला ड्राइव करवाया गया कि ऊपर कितना नीचे कितना एंगल। इनफाइनाइट के लिए कोई डेरिवेशन की नीड नहीं है, पुराने को इस्तेमाल करो फिर खत्म हो जाता है। उसके बाद में अब बात है सेमी इनफाइनाइट की। इस सेमी इनफाइनाइट किसे मानेगी दुनिया? पहले तो ये सोचो एक बार, सेमी इनफाइनाइट जो एक तरफ से अनंतता की हो जा रही हो, दोनों साइड से नहीं, और जो एक तरफ से जाती है उसको कुछ ऐसे समझाया जाएगा वही समझोगे।
कि मैं किसी वायर के अंतिम छोर पे तो खड़ा हूं और उसके ऊपर वाले छोर का मुझे कुछ पता नहीं। अगर मैं किसी वायर के दोनों छोर को नहीं जानता कि दोनों किनारे कहां जा खत्म होंगे, तो क्या कहलाएगी वो? इनफाइनाइट। अगर मैं किसी वायर के एक किनारे पर तो खड़ा हूं पर मैं ये नहीं जानता कि कहां तक जाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी इनफाइनाइट। अगर हम एक किनारे पे खड़े हैं, अब जरा सभी लोग दोबारा ध्यान से बताएंगे कि इस जगह पे ए डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऊपर वाले टॉप को देखने के लिए एंगल कितना जाएगा बताओ? ऊपर वाले पॉइंट को देखने के लिए एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ऊपर वाले के लिए तो बनेगा 90 डिग्री, और नीचे वाले पॉइंट के लिए कितना बनेगा? 0। मैं नीचे वाले पे तो खड़ा ही हूं, उसके लिए मैं क्यों जाऊंगा कहीं पे भी? नजर सीधे सामने देखेंगे, ऊपर का मुझे दिखाई नहीं देगा, तो एक एंगल बनेगा 0 नीचे वाला, और टॉप पॉइंट का बनेगा 90। अगर मैं किसी वायर के दोनों सिरों को नहीं जानता कहां खत्म होंगे, तो वायर कैसे मानी जाती है? इनफाइनाइट। अगर मैं किसी वायर के एक सिरे पे खड़ा हूं और दूसरे सिरे को नहीं जानता कहां तक जाती है, उसे हम लोग क्या मानेंगे? सेमी इनफाइनाइट। और अगर इस बार दोबारा तुम फॉर्मूला पुट करोगे तो तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा, तो इसमें मेरी नीड नहीं पड़ेगी, तुम्हें समझ में आता है कि सब b में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i बाई a sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये वाली मेमोरी स्पीड चाहिए, बोलने वाली स्पीड खतरनाक चाहिए। तो छोटे बालकों की पढ़ाई बहुत काम में आती है, घटक विद्या रट के पढ़े भयानक, मतलब समझ में आए। उसके बाद फॉर्मूले ऐसे रटे होने चाहिए कि सीधे कट टू कट मुंह से ऐसे निकले कि ऐसे गोली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i डी sin थीटा अपॉन r स्क्वायर डायरेक्टली। वो स्पीड बनानी पड़ेगी, वो बनाने से ही आती है, तुम देखने से खुद को संतुष्टि नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i बाई a साइन, एक एंगल तो बन जाएगा 0 जो हम खड़े हैं नीचे वाले सिरे पर, लेकिन जब ऊपर देखें तो एंगल कितने का बनेगा? 90 का। और तुम जानते हो कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 1, तो अपने पास में फॉर्मूला बन के आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i बाई a। वैसे मुझे ज्यादा कभी दिक्कत नहीं हुई फॉर्मूला को याद करने में, क्योंकि मुझे वो याद था। मैं एक सेकंड में सोच सकता था कि ऊपर 90 नीचे 92। तुम भी सोच सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में कांस्टेंट है, अगर इनफिनाइट है तो 2i अपॉन में, या सेमी इनफिनाइट है तो i अपॉन में, वो 2 निकल जाएगा उसमें से। दोनों फॉर्मूले टोटली सिमिलर है, बस थोड़ी सी बुद्धि का खेल है। लेकिन मेन कौन सा था? फाइनाइट, उससे दोनों डिराइव हुए, और दोनों का काम क्या? दोनों इस्तेमाल होंगे आने वाले टाइम में, इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल्स में। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अगर ये इनफिनाइट वायर है तो बता इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस डिस्टेंस पर, देख लेंगे। बट मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग पॉइंट डेरिवेशन काफी काम की चीज है, ये काफी आसान है। अपने पास ये वाला है 2i अपॉन में, और ये वाला i अपॉन में, दोनों का आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो लगा ही रहेगा कांस्टेंट, उसकी दिक्कत भी नहीं है। 10 के बाद माइनस के साथ है मात्र 1 करोड़ रुपए डिवाइड। तीसरा बता, तीसरा, ये चौथा, चौथा रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो रिंग को पहले समझना पड़ेगा। पास में कोई रिंग हो सकती है घर पे, हो सकती है। वो वॉशिंग मशीन का पाइप लेके आना, वो गोल रह किया। तो मतलब यू आर स्टडीइंग फिजिक्स एट ऑल, अगर टॉपिक का नाम डालें हेडिंग बड़ी तरह से, टॉपिक का आना ही पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, समझाने बहुत कुछ मजा है इसके अंदर। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहिए, मुझे पूरा लिखता नहीं हूँ पर सही है, ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। ड्यू टू रिंग, पहली बात रिंग में प्लेट में क्या फर्क है वो जानते सभी लोग। तुम खाना रिंग में खा सकते हो क्या? प्लेट जो अंदर से जगह घेरती है प्लेट, रिंग जो खोखली होती है, किनारे किनारे बॉर्डर बना होता है ना, वो अंगूठी रिंग। दैट्स इट। अपने पास में पहले तो एक रिंग बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ऐसे तो अपने इसमें जियोजेब्रा है, इसके अंदर डायग्राम सीधे दे देगा तुम्हें। ये बना देता हूँ तब तक।
अर्थात वही पहिया सा। बीच में खोखली होती रहेंगी, सभी को अनुमान होगा इसमें फ्लो हो रहा है करंट, अभी फ्लो होगा, 1 मिनट रुक जा, तुम बना दो तब तक। लोगों को बात और पता होनी चाहिए। इस तरीके के ना बहुत सारे, कुछ पहले भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है ये पहले, उसमें ना करने का लॉजिक ये कि ये जब यहाँ से करके वहां समझ में आता है तो बढ़िया आता है, वहां से करके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हालांकि का दिमाग तैयार होता नहीं है, उसको बढ़ा देते हैं, वो बिखर जाता है। हाँ भाई, सबसे पहली चीज रिंग इसे कहते हैं, मतलब ये है रिंग इस तरह से सामने शेप, मतलब तुम्हें 3D में देखना चाहिए इस तरह से। ये इसका सेंटर है, सेंटर से ऊपर तक का पॉइंट क्या कहलाएगा? रेडियस। मेरा सवाल तुमसे ये होगा कि इस रिंग से, इस रिंग के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, इस रिंग के सेंटर से, सेंटर यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, सेंटर से इस डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा रिंग से निकालना है। इस पॉइंट पर सेंटर से रिंग की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा रिंग में निकालना है बस। रिंग में निकलती जैसे कि एक फाइनाइट निकला, सेमी इनफिनाइट हो गया, इनफिनाइट हो गया, रिंग से निकलती 2 और हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, बस एक सिंपल सा खेल लगेगा। पहले डायग्राम समझ लें। रिंग के द्वारा सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता लगाना है। अभी तुमने ऐसे देखा है, उसको दोबारा देखोगे, लेकिन तब तक डायग्राम को थोड़ा सा कोशिश करो कि शायद बुद्धि अपने आप ही लिखित फॉर्म में समझने का प्रयास प्रारंभ करे। पहली चीज, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस, आर, कैपिटल आर, दिस इज कॉल्ड कैपिटल आर। उसके बाद में हम किस डिस्टेंस पे जाना चाह रहे हैं, डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एक्स। और इस पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं? डी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ लें। क्या बायोट सावर्ट लॉ ने तुम्हें कभी बोला कि तुम पूरी रिंग का इकट्ठा निकाल दोगे? ना। तो तुम किसका निकालोगे? एक छोटे से टुकड़े का। उससे पहले तुम मुझे ये बता दिए एंगल कितने का है। हम छोटे से टुकड़े का निकाल सकते हो। मैं मान लिया कि रिंग पर वो छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर, इस छोटे से टुकड़े की लेंथ क्या बोली जाएगी? डीएल। डेरिवेशन बिल्कुल वैसे प्रारंभ होगी। इस डीएल से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी? परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ हाइपोटेनस बता दो मुझे। छोटे से टुकड़े से मुझे बी निकालना, अब बी तो नहीं निकालना, पहले तो डी बी निकालेंगे, छोटे टुकड़े का छोटा डी बी। ये आर है, ये एक्स है, तो हाइपोटेनस क्या होगी? सोच लेना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बीजीटी का इस्तेमाल किया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर वी स्क्वायर। बहुत शुक्रिया। बेटा लगता है यहाँ पे ये एंगल बेटा बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये वाला 10 अभी तो बढ़ गए 90 माइनस थीटा। अच्छा, तो हमें जो भी हम करने वाले हैं, मतलब मुझे डीवी को सॉल्व करना, मतलब ये छोटा छोटा डीएल, फिर यहाँ पे डीएल 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 डीएल, इन सभी से टोटल मिला के इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा
वो ऐड करना है, तो पहले एक टुकड़े का निकालेंगे, फिर बाकी सबको इंटीग्रेट कर लेंगे। एक टुकड़े का निकालना। अच्छा, छोटे से टुकड़े के द्वारा निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस पूरे खेल में सबसे काम की चीज क्या है वो सुनो। ये जो इनका थीटा इस जगह पर है, ये अपने आप में बहुत अच्छी कहानी है, इसको थीटे में लेके जाना ही पड़ेगा। मतलब इसमें बोर्ड में थीड़ी हाथों में मैं समझाई दूंगा कुछ कि अपने पास में ये रिंग है, तो ये सेंटर से ये रेडियस हो गई आर, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए। तुम्हें इस रिंग में छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं? टुकड़े, अरे एक कट ये बोला, फिर एक टुकड़ा ऐसे करके, तो जो ये टुकड़ा है एक को बोलते हैं डीएल, दूसरे को बोलते हैं डीएल। डीएल 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 तो मैं एक टुकड़े से निकालूंगा कि इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक रिंग से एक टुकड़े से निकालूंगा बस, और फिर सबको इकट्ठा क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट, तो वो टोटल निकल के आ जाएगा। अब वो कहानी जो तुम यहाँ पे सोच रहे हो उसको यहाँ पे दिखाना ही खेल है खतरनाक, और कुछ नहीं। पहली बात समझे, अपने पास में रिंग में क्या जा रहा है, करंट। करंट जाएगा तो किसी से काम करेगी, एक मैग्नेट की तरह। तो सवाल ये कि सेंटर से ए डिस्टेंस पर, अर्थात इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और हम पूरा इकट्ठा नहीं निकाल रहे हैं, हम बस इस एक टुकड़े से निकाल रहे हैं। इस एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, डीएल कहते हैं। तो सभी से निकालेंगे तो डीएल डीएल डीएल, सारे डीएल है। इनकी आवाज बड़ी अच्छी आती है ये वाली, इन सभी डीएल से निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर ये है कि जब तुमने इस डीएल से निकालना स्टार्ट किया इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, निकल के आई अंडर रूट, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो x है, डंडे की डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस r है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कौन सी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनके बीच का ये जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा। ये वाला एंगल कितना है 90, और ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला थीटा, यहां से यहां का एंगल। अच्छा, इस एक टुकड़े से अगर यहाँ पे एंगल थीटा बना है तो दूसरे टुकड़े से भी यहाँ पे एंगल, तीसरे से भी यहाँ पे एंगल, चौथे से भी यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। कुल मिलाकर जो थीटा एंगल है वो सभी टुकड़ों से कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट वाली बात अगर तुम्हें समझ में आ जाती है तो चलो कम से कम पहला पड़ाव तो पार होता है। मैं तुम्हें इसको दोबारा ऐसे समझाता हूँ। हमारे पास ये रिंग है, रिंग की रेडियस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है। मेरा सवाल है कि एक छोटे से टुकड़े से, इस छोटे से टुकड़े से यहाँ पे जो डीवी होगा वो कितना, पहले तो ये पता लगाना है। जो भी होगा बात की बात है, लेकिन सबसे पहली कहानी ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है 90 है, और ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। वो तुम लोगों ने इस रिंग को ऐसे घुमा के रख दिया है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। फिर अगले टुकड़े से भी जब तुम जाओगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, सेम, एंगल कितना होगा थीटा। ऐसे अगले से अगले से अगले से सबसे सेम डिस्टेंस होगी, सेम थीटा होगा। और ये वाली शेप तुम्हें पता है ना क्या कहलाती है, कोण बन जाता है। कुल मिला के सभी टुकड़ों से यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सभी टुकड़ों से यहाँ पे एंगल कितना होगा थीटा। और ये बात कुछ समझा नहीं सकता तुम्हें, ये बात तुम्हें कल्पना करनी होगी कि हाँ साहब वो जो रिंग थी उसमें सभी गोले गोले डीएल थे, उनसे एंगल डिस्टेंस तो थीटा बनेगा, ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। वो तो अपने दिमाग में जब तक सोचोगे नहीं तब तक किसी तरीके से वो दिमाग तक पहुंच ही नहीं सकती। ये सबसे पहली हकीकत है। मैं तो कितना भी अल्लाह काट लूं, लेकिन वो जो रिंग देखी ना वो सबसे बढ़िया इलस्ट्रेशन है इस चीज का। बस थोड़ी सी कल्पना के साथ जोड़ दो तुमने वो जो रिंग देखी है, तब जाकर कुछ बातें जाती है। तो कुल मिला के सबसे पहली बात जो सबके दिमाग में चली जानी चाहिए कि इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है, तो वो सुनो। एक कॉन्स्टेंट तो तुम्हारे पास में निकल के आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो कांस्टेंट तुम्हारे पास निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि थीटा, यानी कि ये वाला आदमी कांस्टेंट है। ये दोनों चीज इसके अंदर कांस्टेंट है। अब और काम की चीज, इसमें करंट कैसे भेजते हो वो तुम पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि रिंग में करंट यूं आ रहा है,
ऐसे करके, ऐसे करके देख में करंट है इस तरह से, तो करंट यूं ज्यादा है। अगर करंट ऐसे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा बाहर की ओर, और अगर करंट यूं जाता है, इसमें से घूम के आता, करंट ऐसे करके जाता तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट पे इस वाली बात को देखो, करंट अगर यूं जाएगा मतलब यहां से होके ऐसे जाएगा, यहां से होके ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और करंट यूं करके बाहर निकल के आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है। छोटी सी बातें ऐसी करके बोल दी गई, क्योंकि और दूसरा ने हाथों को रोक के रखा हुआ अभी तक, जानबूझ के रोक दिया है, क्योंकि खेल खतरनाक है। इसमें देखो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, करंट यूं है, उंगलियां मोड़ रहा हूं अपनी, अंगूठा बाहर की ओर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा, और फिर तो मैं उसको, ये जो बाहर की ओर दिख रहा है ना, लिटरली वो बाहर की ओर नहीं है। अगर तुम इस शेप को 3D में एज्यूम करोगे कि करंट ऐसे तो बाहर की ओर नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये बात समझानी पड़ेगी एक मिनट। डायग्राम बना लो, मतलब तुम्हारा एक फ्रेश ब्रेन चाहिए इसको पढ़ाने के लिए, वाला नहीं चाहिए तो तुमने खपत फाइनाइट इनफाइनाइट में कर ली है। कुछ टॉपिक साथ कर ली करिए भाई, इसे मत कर। हमने कितने टॉपिक पढ़े पता है? टोटल 4, बायोड, फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ये चारों थोड़ा सॉलिड रखना, रिंग, एम्प्टी सर्किटल लॉ, उसके आगे वाले सारे टॉपिक कॉन्स्टेंटली ड्राइव एंड अंडरस्टैंडिंग के, कॉन्स्टेंटली। हाँ ये थोड़ा सा हैवी है, बाकी सब फिर भी थोड़ा डीप बैठेंगे, पर हाँ चैप्टर इज ब्रिलियंट, चैप्टर ब्रिलियंट लेवल का, ठीक है, करेंगे इसे, ओके।